आज कक्षा 6 विज्ञान के महत्वपूर्ण नोट्स हैं और आज हम इनका एकदम बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं। सही कहा। आज के इस सत्र का मुख्य लक्ष्य है इन नोट्स के हर एक पन्ने, हर एक लाइन और हर एक चित्र को बिल्कुल गहराई से समझना। हम इसे ऐसे समझेंगे जैसे कोई शिक्षक क्लासरूम में जिज्ञासुओं को पढ़ाता है। बिल्कुल, और इसके लिए हमारी प्रक्रिया बहुत ही सीधी रहेगी। मैं नोट्स में लिखी पंक्ति को बिल्कुल शब्दशः पढ़ूंगा, मतलब जैसा लिखा है ठीक वैसा ही, और फिर उसके तुरंत बाद मैं उस पंक्ति को आसान रोजमर्रा की भाषा में समझाऊंगी ताकि विज्ञान के ये जो सिद्धांत है वो एकदम स्पष्ट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पेज 1 से शुरुआत कर रहा हूँ। यहाँ शीर्षक में लिखा है अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक पूर्ण विराम HIND पूर्ण विराम कक्षा 6 महत्वपूर्ण नोट्स। तो ये शीर्षक हमें साफ तौर पर बताता है कि इस अध्याय में हम क्या जानने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे एक बहुत ही छोटे से रेशे से शुरुआत करके एक पूरा पहनने वाला कपड़ा तैयार किया जाता है। अब पेज 2 पर चलते हैं। यहाँ हेडिंग है वस्त्रों में विविधता। इसमें लिखा है कपड़े की दुकान पर सूती, ऊनी, रेशमी और संश्लिष्ट वस्त्र मिलते हैं। नीचे क्रियाकलाप 1 दिया है जिसमें दर्जी की दुकान से कतरन इकट्ठा करने को कहा गया है। हाँ, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हर कपड़े की जो बनावट है ना वो अलग होती है। जब हम अलग अलग कपड़ों को छूते हैं तो कोई मुलायम लगता है, कोई खुरदुरा। हाँ, सही बात है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक आवर्धक लेंस, यानी एक मैग्नीफाइंग ग्लास। इस ग्लास से कपड़े की बुनाई को बहुत करीब से देखा जा रहा है। अगर हम भी ऐसे देखें तो हमें कपड़े के अंदर धागों का एक पूरा जाल दिखाई देगा। ये तो बहुत रोचक है। आगे पेज 3 पर एक परिभाषा दी गई है। हेडिंग है वस्त्र से तागा। लिखा है वस्त्र तागों या धागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर बनता है। और इसके साथ क्रियाकलाप 2 है जिसमें पिन या सुई से धागा निकालने की बात लिखी है। इसका निष्कर्ष बहुत ही सरल है। जो कपड़ा हमें एक पूरा टुकड़ा लगता है वो वास्तव में कई सारे धागों को एक खास तरीके से बुनकर बनाया गया एक जाल है। हाँ, जाल की तरह। बिल्कुल। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे कोई अपने हाथों से कपड़े के एक छोटे से टुकड़े के किनारे से एक धागा खींचकर निकाल रहा है। ये साबित करता है कि कपड़ा धागों से ही बना है। अब पेज 4 पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है तागे से तंतु। इसमें सुई में धागा पिरोने का उदाहरण है और परिभाषा लिखी है तागे की दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें तंतु कहते हैं। और नीचे एक सूत्र है वस्त्र तीर का निशान तागा, तीर का निशान तंतु। वो धागा भी अपने आप में और भी ज्यादा पतले रेशों से बना है। इन्हीं सबसे पतले रेशों को हम तंतु कहते हैं। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे हाथों की मदद से एक धागे को खोलकर उसकी पतली पतली लड़ियों को अलग किया जा रहा है। ये वही लड़ियां हैं जिन्हें हम तंतु कहते हैं। अब पेज 5 पर तंतुओं के प्रकार बताए गए हैं। लिखा है प्राकृतिक तंतु ब्रैकेट में पादप और जंतु, और दूसरा है संश्लिष्ट तंतु ब्रैकेट में रासायनिक। उदाहरण भी हैं पादप के लिए रुई और जूट, जंतु के लिए ऊन और रेशम, संश्लिष्ट के लिए पॉलिएस्टर और नायलॉन। नीचे तथ्य है कि ये तंतुओं के स्रोत हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो तंतु हमें सीधे प्रकृति से मिलते हैं, जैसे पेड़ पौधों या जानवरों से, वो प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। और जो तंतु इंसान खुद फैक्ट्रियों में रसायनों का इस्तेमाल करके बनाता है वो संश्लिष्ट या सिंथेटिक तंतु होते हैं। दोनों में काफी अंतर है। जी। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक भेड़ जो ऊन का स्रोत है, साथ ही कपास के पौधे का चित्र है जो रुई देता है, और इनके ठीक बगल में रसायनों से भरे कुछ बीकर बने हैं जो ये दर्शाते हैं कि संश्लिष्ट तंतु इन्हीं रसायनों से प्रयोगशालाओं में बनते हैं। बहुत ही स्पष्ट है। अब पेज 6 पर पादप तंतुओं के बारे में विस्तार से है। पहली हेडिंग है कपास। इसमें लिखा है कपास उगाने के लिए काली मृदा और उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। राज्य दिए हैं गुजरात, महाराष्ट्र आदि। और कपास के फल को कपास गोलक कहा गया है। हाँ, तो कपास उगाने के लिए मिट्टी और मौसम का बहुत बड़ा रोल होता है। काली मिट्टी नमी को रोक कर रखती है और गर्म मौसम कपास के लिए एकदम सही रहता है। और ये कपास गोलक क्या है? कपास गोलक कपास के पौधे का फल होता है। जब ये पक कर फटता है तो
अंदर से सफेद रुई निकलती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है सफेद रुई से भरे कपास के पौधों का एक पूरा खेत। ये खेत देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इसे बर्फ ने ढक लिया हो, एकदम सफेद और चमकदार। वो तो बहुत सुंदर दृश्य होता हो। फिर पेज 7 पर अगली प्रक्रिया है। हेडिंग है कपास ओटना, ब्रैकेट में गिनिंग। इसमें लिखा है कपास बालों से बीज अलग करने की प्रक्रिया इसे कंकतन द्वारा किया जाता है, पारंपरिक रूप से हाथों से और आजकल मशीनों से। तो कपास ओटना का सीधा सा मतलब है रुई को साफ करना। जब हम खेत से रुई लाते हैं तो उसमें बीज होते हैं। उन बीजों को रुई से अलग करने की इसी प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। बिना बीज निकाले तो धागा नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति अपने हाथों से एक बड़े कंघे जैसे औजार का इस्तेमाल कर रहा है। वो इस औजार से कपास को साफ कर रहा है और बीजों को अलग कर रहा है। अब पेज 8 पर एक और पादप तंतु की बात है। हेडिंग है पटसन या जूट। लिखा है इसका स्रोत पटसन पादप का तना है। इसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है। राज्य है पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। इसे प्राप्त करने के 3 चरण हैं। पुष्पन अवस्था में काटना, पानी में सड़ाना और हाथों से रेशे अलग करना। ये जूट निकालने की प्रक्रिया बहुत ही वैज्ञानिक है। जब पौधे में फूल आते हैं तब उसे काट लिया जाता है। फिर उसके तने को पानी में कई दिनों तक डालकर छोड़ देते हैं। पानी में क्यों? ताकि तना सड़ जाए। गलने से जो कमजोर हिस्सा है वो हट जाता है और सिर्फ मजबूत रेशे बच जाते हैं जिन्हें हाथों से निकाल लिया जाता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है हरे पत्तों वाला एक लंबा पटसन का पौधा। इसी पौधे के तने से हमें जूट मिलता है। अब तक हमारे पास रेशे आ गए हैं। पेज 9 पर अगली प्रक्रिया है। हेडिंग है कताई, ब्रैकेट में स्पिनिंग। परिभाषा है तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया। लिखा है रुई के एक पुंज से तंतुओं को खींचकर ऐंठते हैं, जिससे तंतु पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। हाँ, तो जब हम बहुत सारे छोटे छोटे और कमजोर रेशों को एक साथ खींचकर घुमाते हैं या मरोड़ते हैं तो उनके बीच रगड़ पैदा होती है। इसी ऐंठने की वजह से वह आपस में कसकर जुड़ जाते हैं और एक बहुत ही मजबूत धागा बन जाता है। ये तो काफी सरल तरीका है मजबूती लाने का। बिल्कुल। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे कोई अपने हाथों से रुई के एक छोटे से टुकड़े को खींच रहा है और साथ ही अपनी उंगलियों से उसे घुमाते हुए एक धागा बनाने की कोशिश कर रहा है। पेज 10 पर इसी कताई के उपकरणों की बात है। हेडिंग है कताई के उपकरण। पहला है तकली, दूसरा है चरखा और नीचे एक इतिहास का बॉक्स बना है। इसमें लिखा है महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में चरखे को लोकप्रिय बनाया। लोगों को ब्रिटेन के मिलों के कपड़े छोड़कर हाथ से काते गए तागे से बुने वस्त्र, ब्रैकेट में खादी पहनने को प्रेरित किया और 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन हुआ। ये हिस्सा विज्ञान और हमारे इतिहास को बहुत खूबसूरती से जोड़ता है। तकली एक छोटी सी सुई जैसी चीज होती है जिसे हाथ से घुमाकर धागा काता जाता है और चरखा तो हम सभी जानते हैं। हाँ, गांधी जी का चरखा। सही कहा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चरखे और खादी ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गए थे। इसी वजह से बाद में सरकार ने इसके विकास के लिए एक पूरा आयोग ही बना दिया। ये जानकारी बहुत अहम है। जी। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक तरफ तकली की लंबी सी बनावट और दूसरी तरफ एक महिला का चित्र है जो जमीन पर बैठकर चरखा चला रही है और धागा काट रही है। अब धागा तो बन गया। पेज 11 पर एक फ्लो चार्ट है। हेडिंग है तागे से वस्त्र। इसमें तागे से 2 तीर निकलते हैं। विधि 1 बुनाई, ब्रैकेट में वीविंग, और विधि 2 बंधाई, ब्रैकेट में निटिंग। तो ये फ्लो चार्ट हमें बताता है कि जब हमारे पास धागा तैयार हो जाता है तो उससे कपड़ा बनाने के मुख्य रूप से ये 2 ही तरीके होते हैं। या तो हम उसे बुनते हैं या फिर उसकी बंधाई करते हैं। दोनों में फर्क क्या है वो भी आगे स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ चित्र में दिखाया गया है फ्लो चार्ट के वो तीर और बुनाई और बंधाई को दर्शाने वाले छोटे छोटे आइकन बने हैं जो दोनों विधियों को अलग अलग दिखा रहे हैं। हाँ, पेज 12 पर पहली विधि है। हेडिंग बुनाई। लिखा है तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया। इसके उपकरण हैं करघे, जो 2 प्रकार के होते हैं, हथकरघा और विद्युत करघा। तो बुनाई में हम हमेशा धागों के 2 सेट लेते हैं। एक सेट को लंबाई में रखते हैं और दूसरे को चौड़ाई में। फिर उन्हें एक दूसरे के ऊपर नीचे फंसाकर कपड़ा तैयार किया जाता है। जैसे चटाई बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। करघे भी तो इसी काम आते हैं। जी। जो करघे हाथ से चलते हैं वो हथकरघा कहलाते हैं
और जो बिजली से चलते हैं वो विद्युत करघा। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक महिला को जो एक बड़े से लकड़ी के हथकरघे पर बैठकर कपड़ा बुन रही है, और साथ ही लाल और हरे कागज की पट्टियों से बुनाई का एक नमूना भी दिखाया गया है ताकि ये ऊपर नीचे फंसाने वाली बात स्पष्ट हो सके। अब पेज 13 पर दूसरी विधि है, हेडिंग बंधाई। लिखा है इसमें एकल तागे का उपयोग किया जाता है। उदाहरण दिए हैं मोजे और स्वेटर, और एक विशेषता लिखी है कि इसका एक सिरा खींचने पर पूरा वस्त्र उधड़ता चला जाता है। तो बुनाई और बंधाई में यही सबसे बड़ा और मुख्य अंतर है। बुनाई में धागों के 2 सेट चाहिए थे, लेकिन बंधाई में सिर्फ एक ही लंबा धागा इस्तेमाल होता है। सिर्फ एक धागा? हाँ, एक ही धागे से फन्ने बनाकर पूरा कपड़ा बुन लिया जाता है। इसीलिए अगर हम किसी स्वेटर या मोजे का एक धागा खींच लें तो वो पूरा का पूरा स्वेटर उधड़कर वापस एक लंबा धागा बन जाता है। ये तो बहुतों ने अनुभव किया होगा। बिल्कुल। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है सिलाई की लंबी लंबी सुइयां, जिन्हें निटिंग नीडल्स कहते हैं, और उन सुइयों की मदद से हरे रंग के धागे से एक स्वेटर बुना जा रहा है। पेज 14 पर एक नया विषय शुरू हो रहा है। हेडिंग है वस्त्र सामग्री का इतिहास। लिखा है प्राचीन काल में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी पत्तियों और जंतुओं की चर्म का उपयोग करते थे। फिर कृषि समुदाय में बसने के बाद टहनियों और घास से चटाई बनाना सीखा। प्रारंभिक सभ्यताओं ने गंगा नदी और नील नदी के पास रुई और फ्लैक्स उगाकर वस्त्र बनाए। ये इंसानी सभ्यता की एक पूरी कहानी है। शुरुआत में जब हमें खेती का या कपड़े बनाने का कोई ज्ञान नहीं था, तब हम सिर्फ प्रकृति की चीजों से खुद को ढकते थे, जैसे छाल और पत्ते। हाँ, फिर जब हमने खेती शुरू की तो सबसे पहले घास और टहनियों को बुनना सीखा, और बाद में जब नदियां किनारे सभ्यताएं बसी, जैसे हमारी गंगा नदी या मिस्र की नील नदी, तब हमने वहाँ रुई उगाई और असली कपड़े बनाने शुरू किए। एक लंबा सफर रहा है। जी, यहाँ चित्र में दिखाया गया है बड़े बड़े पत्ते और जानवरों की खाल, साथ ही बुनी हुई घास की एक टोकरी और पुराने जमाने के लोगों द्वारा पहने जाने वाले कुछ बहुत ही साधारण कपड़ों की झलकियां भी दी गई हैं। पेज 15 पर इतिहास का अगला चरण है। हेडिंग है सिलाई का आविष्कार। मुख्य बिंदु है सुई के आविष्कार ने वस्त्रों को आकार दिया, और एक तथ्य है आज भी साड़ी, धोती, लुंगी और पगड़ी का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग होता है। सुई का बनना इंसानी इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। सुई आने के बाद ही हमने कपड़ों को काटकर अपने शरीर के हिसाब से सिलना शुरू किया। लेकिन वो बिना सिले वाले कपड़ों की बात भी तो है। बड़ी खूबी है, आज सिलाई मशीनें होने के बावजूद हम गर्व से साड़ी या धोती पहनते हैं। एक बिना सिले कपड़े को लपेटने की जो कला है वो अपने आप में बहुत ही खास है। ये तो है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बहुत ही बड़ी सी सुई जिसमें धागा पिरोया हुआ है, और उसके बगल में एक महिला का चित्र है जिसने बहुत ही सुंदर तरीके से साड़ी पहनी हुई है, जो बिना सिले वस्त्र का बेहतरीन उदाहरण है। अब पेज 16 पर एक परीक्षण है। हेडिंग दहन परीक्षण, ब्रैकेट में बर्न टेस्ट। चारों तंतुओं के बारे में लिखा है। सूती कागज जलने जैसी गंध, रेशमी जले मांस जैसी गंध, ऊनी जलते बालों जैसी गंध, और संश्लिष्ट पिघलना और प्लास्टिक जलने जैसी गंध। इस परीक्षण के पीछे का विज्ञान बहुत ही सीधा है। जो चीज जिस स्रोत से आती है वो जलने पर वैसी ही गंध देगी। सूती कपड़ा पौधे से आता है और कागज भी पेड़ से बनता है, इसीलिए दोनों की गंध एक जैसी होती है। और रेशम और ऊन? रेशम और ऊन हमें जानवरों से मिलते हैं। ऊन तो जानवरों के बाल ही हैं, और रेशम का कीड़ा जो स्राव करता है वो भी प्रोटीन है, इसलिए इन्हें जलाने पर बाल या मांस जैसी गंध आती है। और संश्लिष्ट तंतु? वो क्योंकि रसायनों और प्लास्टिक से बने होते हैं, इसलिए वो जलने पर पिघलते हैं और प्लास्टिक जैसी गंध देते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है हर एक बिंदु के बगल में आग या फायर के छोटे छोटे निशान बने हैं जो जलने की इस प्रक्रिया को दर्शा रहे हैं। अब हम आखिरी पेज 17 पर आ गए। हेडिंग है पूर्ण प्रक्रिया सारांश। इसमें एक बड़ा फ्लो चार्ट है। कपास गोलक, तीर, ओटना, तीर, रेशे, तीर, कताई, तीर, तागा, तीर, बुनाई या बंधाई, तीर, वस्त्र। और अंत में एक पंक्ति है, वस्त्र निर्माण एक लंबी तकनीकी प्रक्रिया है जो खेत से शुरू होकर हमारे घरों तक पहुंचती है। तो ये फ्लो चार्ट पूरे अध्याय का एक निचोड़ है। ये हमें पूरी यात्रा एक साथ दिखाता है कि कैसे खेत में उगे एक छोटे से रुई के गोले से सफर शुरू होता है। फिर उसमें से बीज निकाले जाते हैं जिसे ओटना कहते हैं। फिर रेशे मिलते हैं। हाँ,
फिर उन रेशों की कटाई करके धागा बनता है और अंत में उस धागे की बुनाई या बंधाई करके हमारे पहनने लायक कपड़ा तैयार होता है। ये वाकई एक लंबी यात्रा है। बिल्कुल। यहाँ चित्र में दिखाया गया है पूरा का पूरा फ्लो चार्ट, जहाँ तीर के निशानों की मदद से कपास से लेकर एक तैयार वस्त्र तक के सफर को बहुत ही स्पष्ट रूप से एक श्रृंखला में दिखाया गया है। अगर